हेलो स्टूडेंट्स, टीम प्रिंस तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक चल रहा है, जिसके 3 पार्ट अपने आ चुके हैं। आज उसे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपने अभिक्रिया वेग के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने औसत वेग और तात्क्षणिक वेग कर चुके हैं। तीसरा एक सिंपल सा है जो केमिकल काइनेटिक्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रकार आज अपना रहेगा प्रारंभिक वेग। कौन सा है? प्रारंभिक वेग। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो देखो क्या परिभाषा लिखी अपन ने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ में t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग होता है। यानी सांद्रता और समय के मध्य अपन ग्राफ खींचें और उसमें t बराबर 0 समय पर जो वेग प्राप्त होगा वो वेग क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग कहलाएगा। ठीक है। अब प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ में t बराबर 0 समय पर जो स्पर्श रेखा अपन खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप या ढाल ही उसका क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग होता है। यानी प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए सांद्रता व समय के मध्य खींचे गए ग्राफ में t बराबर 0 समय पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, इस स्पर्श रेखा की जो स्लोप होगी, जो प्रवणता होगी, जो ढाल होगी, वही उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है। तो ये इधर सांद्रता है, इधर समय है, t बराबर 0 समय है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा अपन ने खींची t बराबर 0 समय पर, यहाँ से अपन खींचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में जो समय लगेगा, इसका मान ही क्या होगा? इसके लिए प्रारंभिक वेग होगा। तो सिंपल सा है, इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अभिक्रिया वेग के तीनों प्रकार अपने हो चुके हैं, तो इन पर आधारित 1-2 क्वेश्चन अपन करते हैं। जो सिंपल से क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान से अपने को करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि R2P रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक अभिक्रिया है, अभिकारकों की सांद्रता कितनी है? 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर कितनी रह जाती है? 0.02 m रह जाती है। तो औसत वेग मिनट और सेकंड में ज्ञात करो। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर जो औसत वेग अपने को ज्ञात करना है वो मिनट में ज्ञात करना है और सेकंड में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें कि अपने को क्या चीज़ें, क्या डाटा अपने को दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहला जो ये पहला क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। अब अपने को दे क्या रखा है? एक अभिक्रिया है, प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के आधार पर जो अपने पास दिया हुआ है वो देखें कि प्रारंभिक सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। तो औसत वेग मिनट और सेकंड में ज्ञात करना है। तो 2 सांद्रताओं के मान दे दिए अपने को। एक तो सांद्रता कितनी है? 0.03 m और दूसरी सांद्रता कौन सी है? 0.02 m। तो 0.03 m सांद्रता तो क्या होगी? प्रारंभिक सांद्रता होगी। अब चूंकि प्रोडक्ट के लिए है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? R1। और दूसरी सांद्रता क्या है? 0.02 m, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? अंतिम सांद्रता क्या होगी अपने पास? R2। इस सांद्रता परिवर्तन में जो समय लगा, जिसको अपन समय अंतराल के तौर पर लिखेंगे, वो कितना है? 25 मिनट है। ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर R1 इक्वल टू कितना है? 0.03 m। इसी प्रकार R2 इक्वल टू कितना है? 0.02 m। समय अपने को दे रखा है। अब देखो अपने को पता है चूंकि औसत वेग इक्वल टू क्या होता है? माइनस प्लस डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T। ठीक है। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। लेकिन यहाँ पर सिर्फ औसत वेग अपने को किसके लिए कैलकुलेट करना है? रिएक्टेंट अभिकारक के लिए करना है। तो यहाँ पर अपने पास औसत वेग का सूत्र क्या होगा? औसत वेग इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T। ठीक है। या इस सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन में डेल्टा T।
देखो जो डेल्टा आर था, आर क्या है अभिकारक, बड़ा कोष्टक सांद्रता को दर्शाएगा, और डेल्टा किसको दर्शाएगा, परिवर्तन को। तो डेल्टा आर अपने किसके बराबर लिखा था, R2 माइनस R1 के बराबर लिखा था, अपॉन में इस परिवर्तन में जो समय लगेगा वो क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। तो R2 का मान अपने को दे रखा है यहाँ पर, माइनस का चिन्ह है। R2 का मान कितना है 0.02 m, R1 का मान कितना है 0.03 m, और ये समय अंतराल कितना है अपने पास 25 मिनट है। तो फिर अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन में कितना है 25। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करें तो फिर अपने पास ये क्या आ गया, माइनस 0.01 अपॉन में 25। ठीक है, 0.02 में से कितने को घटाना है अपने को, 0.03 में को घटाना है, तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस 0.01 अपॉन में 25। इसको सोल्व कर लें तो वो जो औसत वेग आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। अब सेकंड में ज्ञात करना है, तो सेकंड में औसत वेग, ठीक है, तो अपने पास सूत्र तो यही रहेगा, इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1 यही बचा, माइनस 0.01 अपॉन में, अब सेकंड में करना है तो 25 मिनट इंटू में कितना कर देंगे अपन 60। तो ये औसत वेग किस में आ जाएगा अपने पास से, सेकंड में आ जाएगा। इन दोनों की कैलकुलेशन आपको करना है, तो वो इस अभिक्रिया के लिए मिनट और सेकंड में क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, दूसरे क्वेश्चन का अपन सोल्यूशन देखें। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक अभिक्रिया है 2A, किसमें परिवर्तित होते हैं, प्रोडक्ट में। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में, जो समय अंतराल दे रखा है वो कितना है 10 मिनट, यानी डेल्टा टी का मान दे दिया 10 मिनट, 0.05 मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी हो गई, 0.04 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो इस समय अंतराल में अभिक्रिया वेग की गणना करो। क्या करना है, अभिक्रिया वेग की गणना। तो देखो अपने पास अभिक्रिया क्या है, 2A किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन औसत वेग लिखें तो क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार माइनस प्लस 1/2 डेल्टा, औसत एक इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, माइनस प्लस डेल्टा C अपॉन में डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या है, इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, औसत वेग इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा R अपॉन में डेल्टा टी, या फिर इस सूत्र को अपने ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 R2 माइनस R1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो फिर औसत वेग क्या होगा इस अभिक्रिया के लिए, देखो माइनस 1/2, R2 की वैल्यू कितनी है, देखो 0.05 मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी रह गई, 0.04। तो अंतिम सांद्रता तो ये होगी ना, तो ये मान किसका होगा, R2 का, और ये सांद्रता प्रारंभिक है तो ये मान किसका होगा, R1 का, और जो समय अंतराल है वो कितना दे रखा है अपने को, 10 मिनट दे रखा है। तो फिर क्या होगा, माइनस 1/2 0.04 माइनस 0.05 अपॉन में कितना है 10। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 माइनस इंटू में माइनस 0.01 अपॉन में 10। इसको कैलकुलेट कर लो, वो इस 10 मिनट के समय अंतराल में इस अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन जो अभिक्रिया के वेग के प्रकार हैं उस पर आधारित ये 2 क्वेश्चन के, बाकी अन्य क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आगे जब अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो अपने जो बुक पर आधारित है और क्वेश्चन अपन करेंगे, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो रहेगा, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, 1-2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा सा अपने को इसमें ध्यान से देखनी है। तो देखो कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो 6 मुख्य कारक अपन ने लिखे हैं। कौन कौन से, देखो अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है, तंत्र का ताप यानी वहाँ पर टेम्परेचर अपने कितना ले रखा है, दूसरा अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति, नेचर वाइज वो कैसे हैं अभिकारक और उत्पाद, सतही क्षेत्रफल, जिन अभिकारकों के मध्य अपना अभिक्रिया करवा रहे हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है,
पांचवा विकिरण का प्रभाव, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, डायरेक्टली परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और छठा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्प्रेरक का प्रभाव। इसमें अपन ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कई बार एग्जाम के अंदर अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला ग्राफ वक्र पूछ लिया जाता है। तो ये 6 कारक हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो इनको अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक दो अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वापस इसको पुनः अपन डिस्कस इसको करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, कौन सा है? अभिकारकों की सांद्रता। तो जब मैंने अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखवाई तो वहाँ पर एक संबंध मैंने लिखवाया था आपको कि अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता। किसके समानुपाती होगा? अभिकारकों की सांद्रता के। अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया था कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी उस अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की जो अधिकतम सांद्रता होती है वो कौन से समय पर होती है? t=0 समय लेते हैं, उस समय पर अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, 2 मिनट आ गया, मान लो 4 मिनट आ गया, 6 मिनट आ गया, तो धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बनती जाएगी और अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी? कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया वेग पूर्णतः किस पर निर्भर करता है? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी जब अभिक्रिया वेग को परिभाषित किया था उस समय भी मैंने आपको ये चीज़ें लिखवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कारक कौन सा है? तंत्र का ताप, यानी तापमान कितना है। तो देखो, ताप से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक नई टर्म्स आएगी, ताप गुणांक। ठीक है, ये परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको ताप गुणांक की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब अपन चैप्टर आगे करेंगे तो वहाँ पर एक इक्वेशन आएगी, आर्हेनियस इक्वेशन। उस इक्वेशन के तहत अपन ताप गुणांक को अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, और कम से कम ये नाम को तो ध्यान रखना है, ये अपने पहले आ चुका। तो अपन ये देखें कि तंत्र का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा। देखो, किसी भी अभिक्रिया के लिए उस तंत्र का टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। वो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो अभिकारकों के अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर क्या होगी? बढ़ेगी। और टक्कर बढ़ने से क्या होगी? उत्पाद की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो उत्पाद की मात्रा में जितनी अधिक लब्धि होगी उस अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा? तो लगभग 2 से 3 गुना उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो पूरा अपन कैलकुलेशन करनी है, जो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, वो अपन ताप गुणांक को परिभाषित करके करेंगे। और ये चीज़ अपने को कहाँ पर करनी है? जो आर्हेनियस समीकरण आएगी, आर्हेनियस इक्वेशन आएगी, उसके अंदर अपने को इसमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना तीसरा कारक कौन सा है? अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। तो अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति कैसी है? देखो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध होते हैं क्या होते हैं? बनते हैं। तो बंध तोड़ने और बनने में किसका कौन खर्च होता है? ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा कितनी मात्रा में वहाँ पर चाहिए, वो भी उस अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अगर सरलता से बंध टूट जाएंगे और सरलता से ही नए बंध बन जाएंगे तो मतलब उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अगला चौथा कारक क्या है? सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस चीज़ को अपन एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो एक लकड़ी है अपने पास, ये वाला, ठीक है। अब इसी पेड़ की इतनी ही मोटाई की दूसरी लकड़ी ले अपन और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे अपन, इस प्रकार से। सेम साइज है, सेम पेड़, प्रकृति भी उसकी क्या है? सेम है। सिर्फ अंतर क्या क्या? इसमें पूरी एक लकड़ी ली और इसके अपने छोटे छोटे क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। अब दोनों का एक साथ अपन क्या करवाते हैं? दहन करवाते हैं।
दोनों का एक साथ क्या करवाएंगे, दहन करवाएंगे। तो कौन सी लकड़ी जल्दी तीव्रता से जलेगी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है वह है। कौन सी जलेगी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। क्यों, क्योंकि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हुआ कि अभिक्रिया की दर बढ़ गई, यानी अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए जो ठोस अभिकारक होते हैं उन ठोस अभिकारकों को किस में लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लिया जाता है, या फिर उसकी कौन सी अवस्था में लिया जाता है, चूर्णित अवस्था में लिया जाता है। जैसे पीछे की कक्षाओं में आप लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा कि जिंक प्लस H2SO4, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आगे क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 प्लस में डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया को मैं दूसरे रूप में लिखता हूँ, जिंक प्लस में H2SO4, आगे सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिंक सल्फेट प्लस में डाई हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर मैंने जिंक को क्या लिखा, ठोस लिखा, और यहाँ पर इस जिंक को क्या लिख दिया, सैरंध्र लिख दिया। सैरंध्र का मतलब क्या हो, देखो कि ये जिंक जो ठोस अवस्था में मान लो एक प्लेट के रूप में है, तो इसकी सतह पर छोटे छोटे क्या हैं, छिद्र से हैं, छोटे छोटे रोम से हैं, और ये ठोस के रूप में मतलब जिंक इसी प्रकार से ही इसकी सतह क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो अभिकारक सेम है तो उत्पाद भी क्या प्राप्त होने, सेम प्राप्त होने। लेकिन अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को अपन कंपेयर करें तो दूसरी अभिक्रिया में H2 के बनने की जो दर होगी वो पहले अभिक्रिया के तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। अब इस चीज को देखो, दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक की मात्रा सेम है, उनकी प्रकृति क्या है, सेम है, फिर भी एक अभिक्रिया में H2 कम मात्रा में प्राप्त होता है और दूसरी अभिक्रिया में H2 अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कारण क्या है कि इस सेकंड अभिक्रिया के अंदर जो H2 की लब्धि ज़्यादा अपने को प्राप्त होती है, उसमें अंतर किस चीज़ का है कि यहाँ पर जो अभिकारक जिंक जो ठोस रूप में था उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र से हैं, इसलिए इस जिंक की प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होगी, और अभिक्रिया का वेग जितना अधिक होगा, अभिक्रिया जितनी अधिक तीव्रता से संपन्न होगी, तो उत्पाद की लब्धि भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो वही चीज यहाँ पर है, ये तो संपूर्ण एक ही लकड़ी है पूरी, और इसी लकड़ी को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अपन कर दें तो छोटे छोटे टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इस लकड़ी की तुलना में लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो तीव्रता से दहन होंगे, उनका दहन क्या होगा, अधिक तीव्रता से होगा, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो इस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना है। और वैसे ये जो पूरी चीज है सतह क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अपना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर इसको थोड़ा सा और डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5वां कारक अपना क्या है, विकिरण का प्रभाव। 5वां कारक अपने पास है विकिरण का प्रभाव। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। एक अभिक्रिया है H2 प्लस में Cl2, आगे प्राप्त होता है 2HCl, H2 प्लस में Cl2, आगे प्राप्त होता है 2HCl। ठीक है, तो जो पहला रूप अपने लिखा वो अभिक्रिया तो अपन किस में संपन्न करवाते हैं, अंधेरे में संपन्न करवाते हैं। ठीक है, और जो दूसरी अभिक्रिया है वो विकिरणों की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपन इस अभिक्रिया को करवाते हैं। तो अंतर सिर्फ किसका है, एक तो अंधेरे में है और एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। बाकी दोनों अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट भी क्या है, सेम है, और प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम प्राप्त होगा। लेकिन वेग में क्या होगा, अंतर होगा। अगर इसके वेग को R1 लिखें और इसके वेग को R2 लिखें तो R2 किससे अधिक होगा, R1 से अधिक होगा। यानी दूसरी अभिक्रिया का वेग पहली अभिक्रिया के वेग से क्या होगा, अधिक होगा। कारण क्या है कि विकिरणों की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का वेग अत्यधिक तीव्रता से, अत्यधिक मतलब अपेक्षित गति से इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और यह अभिक्रिया एक विस्फोटक के रूप में संपन्न होती है। और जो विस्फोटक अभिक्रियाएं होती हैं, लेसन के स्टार्टिंग में अपने पढ़ा था, वो क्या होती हैं, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती हैं, बहुत ही फास्ट अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखती हैं। तो विकिरणों की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट छठा कारक कौन सा है, उत्प्रेरक का प्रभाव। ये महत्वपूर्ण है, इसका ग्राफीय निरूपण है, 1-2 बार बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो नया शब्द अपने पास आया है उत्प्रेरक।
वैसे आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन ने इस लेसन के अंदर जब स्टार्ट किया तो ये शब्द अपने पास नहीं आता, लेसन के लिए अपने लिए दृष्टि से क्या है ये नया शब्द है। तो उत्प्रेरक को अपन देखें, उत्प्रेरक क्या होंगे? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखो, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज देखो कि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं अपन, सिंपल से अभिक्रिया है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो इसके वेग को क्या कर दिया जाए? कम, तो भी इसका जो वेग है वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? अधिक, यानी इसके वेग को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। यानी एक वेग तो क्या हो गया? सामान्य से कम हो गया, और एक वेग सामान्य से क्या हो गया? अधिक हो गया। तो दो प्रकार से परिवर्तन हो गया। तो इन दोनों प्रकार के परिवर्तन को करने वाला कारक कौन कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। अब एक तरह से अपन यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से परिवर्तित करता है। एक तो सामान्य वेग से क्या कर दे? कम कर दे, और एक सामान्य वेग से बढ़ा दे, यानी उसको अधिक कर दे। तो इस प्रकार उत्प्रेरक की यहाँ पर दो प्रकार हो गए। कौन कौन से? एक उत्प्रेरक तो कौन सा होगा? ऋणात्मक, और दूसरा उत्प्रेरक कौन सा होगा? धनात्मक। ठीक है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन सा होगा? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? कम कर देता है, घटाने का काम करता है। वो उत्प्रेरक कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। दूसरा धनात्मक उत्प्रेरक कौन सा होगा? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, सामान्य वेग से क्या कर देता है? अधिक कर देता है। उस प्रकार के उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? अपन धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रभावित करने वाले कारकों में जो उत्प्रेरक का प्रभाव है, तो यहाँ पर अपन सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक को। यानी वह उत्प्रेरक लेंगे जो अभिक्रिया के वेग को सामान्य से क्या कर देते हैं? अधिक कर देते हैं। अब ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ क्यों जाता है? ये चीज महत्वपूर्ण है, इसको अपने को थोड़ा सा देखना है। तो देखो, एक शब्द मैंने अभी पहले भी बताया, एक तो काइनेटिक्स एनर्जी है, और एक दूसरा शब्द क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से अपन डिनोट करते हैं, या अपन इसको कह सकते हैं संक्रियण ऊर्जा। क्या लिखें इसको? संकीर्ण ऊर्जा। तो पहले इस संकीर्ण ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहेंगे? इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखो, अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी या संकीर्ण ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लो ये रिएक्टेंट किस में परिवर्तित होता है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट के अणुओं के मध्य, मॉलिक्यूल्स के मध्य क्रिया होगी, यानी एक तरह से कार्य हो रहा है, और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे ये किस में कन्वर्ट होता है? उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। अब यदि एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक है, तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और यदि एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है, तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अधिक होगा, यानी बढ़ जाएगा। तो अब इस चीज को अपन धनात्मक उत्प्रेरक से जोड़ते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में अपन ने क्या पढ़ा है? जो अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिकारकों की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, संकीर्ण ऊर्जा है, उसके मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में
अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्यों, या फिर सीधा ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्यों। तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि उत्प्रेरक अभिकारकों की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए किस प्रकार से प्रभावित करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को परिवर्तित करके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा। अब इस चीज का अपन ग्राफीय निरूपण देखते हैं। तो एक तो ग्राफ भी पूछा जाता है इसके अंदर अभी जो अपन बनाएंगे, दूसरा इसके अंदर क्या पूछा जाता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्यों, तो संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देगा जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, ग्राफ की सहायता से समझाइए, या फिर अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक को प्रभाव को दर्शाने वाला वक्र बनाइए। तो इसका ग्राफीय निरूपण अपन देखें इसमें, तो देखो कैसे बनेगा ग्राफ। इसके लिए अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ किसके मध्य होगा, ऊर्जा व अभिक्रिया प्रगति मार्ग या अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य वक्र। ठीक है, तो देखो ग्राफ को बनाए अपन, तो एक तरफ तो अपन क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे, और दूसरी तरफ अपन क्या लेंगे, अभिक्रिया प्रगति मार्ग या निर्देशांक। तो यहाँ पर तो अपने क्या लिया, एनर्जी, और यहाँ पर अभिक्रिया निर्देशांक। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करो, एक अभिक्रिया है R से P में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और एक अभिक्रिया है R से P में कन्वर्ट होती है किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के वेग को अपन इस ग्राफ में दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वह अभिक्रिया लेते हैं जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, तो देखो इसके लिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, और ये यहाँ पर जो एनर्जी गैप आया इसको अपन क्या लिखें, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, यानी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये जो स्लोप ग्राफ अपने को प्राप्त होता है वो किसकी अनुपस्थिति में है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया को अपन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो अभिकारक सेम है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इस अभिक्रिया की तुलना में ये वाली अभिक्रिया क्या होगी, तीव्रता से संपन्न होगी। तो इसके लिए जो अपने को वक्र प्राप्त होगा वो क्या होगा, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप आया इसको अपन क्या लिखेंगे, EA2। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब देखो एक सिंपल वे में इसको अपन समझते हैं। भाई ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है। ठीक है, अब बिंदु A से पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा रास्ता कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब एक व्यक्ति यहां से चलता है, ठीक है, वो इस रास्ते से होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब मान लो इसको इस रास्ते से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लगा, 10 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का समय लगा, 10 मिनट का समय। अब वापस जब ये अपने गंतव्य स्थान से पहुंचकर यहाँ पर आया
तो इसने बताया कि भाई मैं इस रास्ते से गया तो मेरे को 10 मिनट का समय लगा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो जिस व्यक्ति को इसने यहाँ पर बताया, उसने बताया कि भाई आप दूसरे रास्ते से जाओ, ठीक है, तो आपका समय क्या होगा, कम हो जाएगा, आप जल्दी पहुँचोगे। तो अब ये व्यक्ति इस दूसरे रास्ते से गया और यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँचने में इसको कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो देखो वही व्यक्ति है, वही अंतिम बिंदु है, यानी जहाँ पर उसको गंतव्य स्थान पर पहुँचना बिंदु वही है, लेकिन एक रास्ते से इसको 10 मिनट समय लगते हैं और एक रास्ते से क्या समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। अब जिस रास्ते से इसको 10 मिनट का समय लगा, सीधी सी बात उसमें ऊर्जा भी क्या खर्च हुई, ज़्यादा हुई, तो इसको थकान भी हुई होगी। और जिस रास्ते से इसको 5 मिनट का समय लगता है, तो सीधी सी बात से उस रास्ते से उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम खर्च होगी, यानी थकान भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके कारण हुआ कि इसने रास्ते का कौन सा चूज किया, जो शॉर्ट रास्ता था, छोटा रास्ता था, वो चूज किया। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो भी एक तरह से क्या करता है कि अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने वाला जो रास्ता है उस रास्ते को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। मंजिल तो वही रहेगी लेकिन उस रास्ते को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब एक दूसरा तरीका और समझते हैं, सिंपल सा एग्जाम है कि ये मान लो मोहन है, ठीक है, इसको एक अध्यापक ने कहा कि आपको ए से चलकर बिंदु बी तक पहुंचना है, एक चक्कर लगा के आना है, ठीक है। तो मोहन ए से बिंदु बी पर पहुंचता है और एक चक्कर लगाकर कितने मिनट में पूरा करता है, 5 मिनट में पूरा करता है। अब जब ये एक चक्कर लगा के पूरा करके वापस अपने बिंदु ए पर आया, तो अध्यापक ने इसके 2 डंडे लगाए। अध्यापक ने क्या किया, इसके 2 डंडे लगाए। तो 2 डंडे लगाने से मोहन का वेग क्या हो गया, बढ़ गया, यानी अपना जो गंतव्य स्थान बिंदु बी था उस पर क्या होगा, ये पहले की तुलना में तीव्रता से पहुंचेगा। अब मान लो इसको कितना समय लगा, 3 मिनट का समय लगा। तो जो अध्यापक के जो 2 डंडे लगे, उन्होंने यहाँ पर किसका कार्य किया है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया है, जिसकी वजह से मोहन का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई, यानी उत्पाद क्या होगा, अपने को कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपन अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला ग्राफ या वक्र अपन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। नेक्स्ट अपन करेंगे वेग नियम, वेग व्यंजक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग अपन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। एक नियम आप लोगों ने जूनियर कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, गुलवर्ग-वाजे का नियम, जिसको अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। और वो नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उस चीज़ को अपन किस में डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगले इस लेसन में अगले जितने भी टॉपिक होने वाले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले जितने भी वीडियो हैं उनको मिस ना करें, उनको कंटिन्यू देखें और अगले, ताकि अगले जो अपनी क्लासेज हों वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ पाए। थैंक यू।